विधवा बहू और समाज। एक बार की बात है, किसी शहर में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका की कुछ दिनों पहले ही विशाल नाम के लड़के से शादी हुई थी। एक दिन विशाल राधिका को कार में बिठाकर उसे उसके मायके लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में कार बंद पड़ जाती है। क्या हुआ विशाल? अचानक कार रुक क्यों गई? अब माफ़ करना, ये मेरी गलती है। जल्दबाजी में मैं पेट्रोल भरवाना ही भूल गया। अब चिंता मत करो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। तुम यहीं कार में मेरा इंतज़ार करो। उसके बाद विशाल डिक्की से एक डिब्बा निकालकर पेट्रोल की तलाश में जाने ही लगता है कि अचानक एक बेकाबू हुआ ट्रक विशाल के सामने से आता है और उसे टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विशाल उछलकर दूर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है। विशाल बुरी तरह घायल होकर तड़पने लगता है। ये देख राधिका दौड़कर विशाल के पास पहुंचती है। उधर दूसरी तरफ ट्रक वाला वहां से भाग निकलता है। विशाल, ये आपको क्या हो गया? मैं किससे मदद मांगू? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? उसके बाद राधिका किसी तरह विशाल को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में विशाल अपना दम तोड़ देता है। विशाल की मौत पर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। विशाल की मौत से राधिका को बहुत सदमा लगा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सौतेली सास और ननद दोनों विशाल की मौत का जिम्मेदार राधिका को ठहरा रहे थे। तेरी वजह से मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जब भी तेरी मनहूस शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। जाकर काम कर, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। दूसरी तरफ राधिका की ननद कविता भी छोटी छोटी बात पर राधिका को ताना मारा करती। फिर एक दिन, सुन मनहूस, अब तो विधवा हो चुकी है। तेरे पास जो भी गहने हैं वो तेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए सारे गहने मेरी बेटे को दे दे। कम से कम इसकी शादी में काम आ जाएंगे। मम्मी जी, वो सारे गहने विशाल ने दिन रात मेहनत करके मेरे लिए बनवाए थे। मैं उन्हें अपने पास विशाल की निशानी समझकर रखना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आप मुझसे गहने मत लीजिए। देखा माँ, कितनी बड़ी चालबाज है। गहने ना देने के लिए भैया का नाम ले रही है। अरे अब तो विधवा हो गई है, गहने और साज श्रृंगार से तेरा कोई संबंध नहीं है, समझ गई? चल सीधी तरह सारे गहने मुझे दे दे, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा। अगर तुझे सलामत रहना है तो सीधी तरह गहने दे दे, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। बेचारी राधिका के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर वो अपने सारे गहने कविता को दे देती है। अरे अलमारी में इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी हैं, वो भी दे दे, ये तेरे किसी काम की नहीं है अब। उसके बाद कविता गहनों के साथ साथ राधिका की सभी नई साड़ियाँ भी उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। फिर अगले दिन जब राधिका रसोई घर में अपने लिए खाना निकाल रही थी, तभी कविता और ममता दोनों वहां आ जाती हैं। माँ, मैंने सुना है कि विधवा औरतों को सिर्फ रूखा सूखा खाना ही खाना चाहिए, इसलिए इसे ना सिर्फ रोटी और चटनी देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ हाँ बेटी, ये बात तो तूने मेरे मन की कही। इतना ही नहीं, हम इसे सिर्फ एक वक्त ही रोटी खाने के लिए देंगे। आखिर ये सब क्या है? आप दोनों मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? कम से कम मुझे पेट भर खाने तो दो। बेकार की बहस मत कर, ये हमारा घर है और यहाँ हमारा ही हुक्म चलेगा, समझ गई ना? फिर उस दिन से वो दोनों राधिका को सिर्फ एक वक्त रोटी और चटनी देना शुरू कर देती हैं। राधिका जानती थी कि उन दोनों से उलझने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपना नसीब मानकर राधिका ये सब बर्दाश्त कर लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधिका नहाकर छत पर अपने बाल सुखा रही थी। राधिका के बाल बहुत ही लंबे और घने थे। पड़ोस की छत पर खड़ा राजेश नाम का लड़का राधिका के बालों को देख अपनी पत्नी विमला से उसकी तारीफ करने लगता है। देखो विमला, राधिका के बाल कितने सुंदर हैं। वो अपने बालों का कितनी अच्छी तरह ध्यान रखती है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अपने पति के मुंह से दूसरी लड़की की तारीफ सुनकर विमला जलकर राख हो जाती है। अच्छा, तो उस मनहूस विधवा के बाल तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं? हाँ, मेरे बाल तो झाड़ू की तरफ बेरुख है ना। अरे मेरा ये मतलब नहीं था विमला। तुम्हारा क्या मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई। चुपचाप चलो यहाँ से। अगर आज की बात तुम यहाँ छत पर दिखाई दिए ना तो मैं घर में तांडव मचा दूंगी, समझ गए ना? चलिए अब। विमला के डर से राजेश मुंह बनाकर वहां से चला जाता है।
ये राधिका की बच्ची जानबूझकर अपने लंबे बालों की नुमाइश करती है ताकि ये दूसरे मर्दों को अपने जाल में फंसा सके। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अब विमला ममता और कविता को राधिका के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। अरे ओ ममता चाची, जरा अपनी बहू को समझा लो ना। विधवा होने के बाद भी उसका मटकना कम नहीं हुआ। छत पर खड़ी होकर दूसरे मर्दों को रिझाती है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपको प्यार से समझा रही हूँ, वरना आप तो जानती हो ना, अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती। विमला दीदी बिल्कुल सही कहती है माँ। ये राधिका अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही इतराती है। और इसका ना सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे समाज में विधवा लड़कियों के बालों को काट दिया जाता है। उसके साथ भी वही होगा, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। ये सुनकर ममता और कविता दोनों खुश हो जाती हैं। अगले दिन ममता ढेर सारी विधवा औरतों को अपने घर पर बुलाती है। उन सभी औरतों के सर पर एक भी बाल नहीं थे। आए नालायक, इधर आ। इन औरतों को गौर से देख, ये सभी विधवा हैं। पतियों के मरने के बाद इन्होंने सारे सात श्रृंगार त्याग दिए और साथ में अपने बालों को भी कटवा दिया। इसीलिए आज हम तेरे बाल भी काटेंगे, तभी हमारे रीति रिवाजों का पालन होगा। नहीं मम्मी जी, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। देखा माँ, इसने नखरे दिखाना शुरू कर दिए, लेकिन आज मैं इसकी एक नहीं चलने दूंगी। चलो सब मिलकर पकड़ो इसे, इसके बाल आज कट के ही रहेंगे। अब वहां मौजूद सभी औरतें जबरदस्ती राधिका को पकड़कर उसे कुर्सी के साथ बांध देती है। हाँ अब ठीक है, अब ये कोई नखरे नहीं दिखा पाएगी। चलो नाई भैया, जल्दी से इसका सर सफा चट कर दो। ये सब गलत है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, ये सब जानबूझकर मेरे बालों को काट रहे हैं। लेकिन वहां राधिका की मदद करने वाला कोई नहीं था। वो मदद के लिए पुकारती रही, पर वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और देखते ही देखते नाई राधिका के सिर के सारे बाल काट देता है। अरे वाह, इसे गंजी देखकर मुझे ना बड़ा सुकून मिल रहा है। अब तो ये पूरी बंदरिया दिख रही है। राधिका रोते हुए दौड़ती हुई अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है। इस घर में मेरा जीना तो क्या, सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसी तरह दिन बीतते हैं और राधिका की जिंदगी बद से बदतर होती जाती है। एक दिन राधिका के पड़ोस में रहने वाली नीलम नाम की एक औरत राधिका से मिलने आती है। सुन राधिका, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरी सौतेली सास और ननद दोनों तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए आए दिन ये दोनों तुझे परेशान करने का कोई ना कोई नया मौका ढूंढती रहती है। देख, अगर तू दिन भर घर पर रहेगी तो तुझे इनके अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी मान और सिलाई क्लास में जाकर सिलाई सीखना शुरू कर दे। इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। वैसे भी इन सब का अब क्या फ़ायदा होगा। अरे बेवकूफ़, जब तू कुछ सीख जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो इस नर्क से बाहर भी तो निकल सकती है ना। मेरी बात समझ, तेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दोनों माँ बेटी एक दिन तेरी जान लेकर ही दम लेंगी। राधिका को नीलम की बात जच जाती है। फिर उसी शाम राधिका अपने कमरे में रखे अपने गुल्लक को तोड़ती है। इस गुल्लक को तोड़कर मुझे बहुत ही कम पैसे मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम इससे सिलाई क्लास की फ़ीस तो भर ही सकती हूँ। मुझे ये करना ही होगा। उसके बाद राधिका एक सिलाई क्लास में एडमिशन लेकर वहाँ सिलाई सीखना शुरू कर देती है। बेचारी के पास ऑटो बस के किराए के पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो रोज़ मीलों पैदल चलकर जाया करती। राधिका की हालत पर ममता और कविता को ज़रा भी तरस नहीं आता था। उल्टा जब राधिका सिलाई क्लास से थक कर आती तो वो दोनों जानबूझकर उसे कोई ना कोई काम पकड़ा देती। फिर भी राधिका खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इसी तरह एक दिन राधिका सिलाई क्लास से घर लौट रही थी, तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अरे, अचानक से ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो ऑटो का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे तेज़ी से चलकर घर जाना होगा, वरना अगर ज़्यादा भीग गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। अब राधिका तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए घर की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है।
राधिका के हाथ में चोट लग जाती है। वो लाचारी से सड़क पर जाने वाले लोगों की ओर देखने लगती है, पर किसी का भी ध्यान राधिका की ओर नहीं जाता। तभी एक कार राधिका के सामने आकर रुकती है और कार का शीशा खुलता है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? पंकज की बात सुनकर राधिका झिझकते हुए इधर उधर देखने लगती है। मुझ पर यकीन रखिए, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। यहीं पास में मेरा कार का एक गराज है। आपको परेशान देखकर मैं आपकी मदद करने आ गया। देखिए, आपके हाथ में चोट भी लगी है, ऊपर से तेज़ बारिश भी हो रही है। चलिए जल्दी से कार में बैठ जाइए। पंकज की बातें सुनकर राधिका को अपनापन लगता है और वो कार में बैठ जाती है। उसके बाद पंकज राधिका को एक डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाकर उसके जख्मों की मलहम पट्टी करवाता है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, इंसानियत के नाते आपकी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। इसके बाद पंकज राधिका को कार में बिठाकर उसके घर की ओर चल देता है, लेकिन घर पहुंचने से एक गली पहले ही राधिका कार रुकवा देती है। मैं यहीं से चली जाऊंगी। अगर मेरे घर के आसपास वालों ने आपको देख लिया तो तरह तरह की बातें करेंगे। पंकज बहुत ही समझदार था, इसलिए वो राधिका को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। घर जाने के बाद राधिका के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि इतने दिनों की तकलीफों के बाद वो पहला दिन था जब किसी ने उसे महत्व देकर उसकी मदद की थी। अगले दिन से पंकज अब रोज राधिका को सिलाई क्लास से लाना ले जाना शुरू कर देता है। राधिका को भी पंकज का साथ बहुत अच्छा लगता था। उसके साथ होने पर वो अपने सारे दुख भूल जाती थी। लेकिन फिर एक दिन विमला राधिका और पंकज को साथ देख लेती है। अच्छा, तो ये महारानी इस कार मैकेनिक के साथ नैन मटक्का कर रही है। ये बात तो मुझे ममता जी को बतानी ही पड़ेगी, तभी तो तमाशे में मज़ा आएगा। अब विमला अगले दिन जब पंकज राधिका को घर के पास छोड़कर वापस जा रहा था, तभी वहां ममता और कविता के साथ साथ मोहल्ले की ढेर सारी औरतों को लेकर पहुंच जाती है। अरे ठहर जा नालायक, कहाँ भाग रहा है? आज तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। हाय हाय, मैं तो तुझे बहुत ही अच्छी समझती थी। मुझे क्या पता था कि सिलाई क्लास का बहाना बनाकर तू इसके साथ रासलीला करने जाती है। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। माँ, इसकी वजह से पूरा मोहल्ला हमारे ऊपर थू थू कर रहा है। विधवा होने के बाद भी इसने अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को सामने वाले पेड़ पर बांध कर खूब मारो। हाँ हाँ, ऐसा ही करना सही रहेगा। चलो पकड़ो इन्हें। लेकिन तभी वहां नीलम आ जाती है। ठहर जाओ, अगर किसी ने भी इन दोनों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों रे विमला, तू बड़ी जज बन रही है? तेरी सच्चाई बताऊं मैं सबको कि कितने सालों से तू उस किराने की दुकान वाले जग्गू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है। मैंने कई बार तुम दोनों को गार्डन और सिनेमा हॉल में देखा है। ये सुनते ही पास में खड़ा विमला का पति राजेश गुस्से से तिलमिला जाता है। क्या क्या ये सच है विमला? जल्दी बोल। हाँ हाँ, बोलती क्यों नहीं? कहे तो अभी जग्गू को बुलाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। राजेश के लिए इतना सुनना ही काफी था। वो विमला पर बरस पड़ता है और उसे खरी खोटी सुनाता हुआ घर ले जाता है। सुनो पंकज, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। विधवा होने की वजह से इसकी सौतेली सास और ननद ने इस बेचारी का जीना मुश्किल कर रखा है। अगर तुम सच में राधिका को पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों की शादी करवाने की सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे रहते कोई तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर राधिका और पंकज दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दरअसल दोनों ही मन एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तुम दोनों की खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। ठीक है, मैं कल ही सारा इंतज़ाम करके तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अरे ठहर जा, तो ज़रा अपनी ज़बान पर लगाम दे। तू होती कौन है मेरी बहू की दूसरी शादी करवाने वाली? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक वकील हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि बीच में ना बोलो। बेकार में मुझसे बहस मत करो। इन दोनों की शादी करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो तुम दोनों माँ बेटी पर दहेज और प्रताड़ना का आरोप लगाकर जेल भेजने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सुनते ही कविता और ममता की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन नीलम सारा बंदोबस्त कर पंकज और राधिका की शादी करवा देती है।
इस तरह से राधिका के नए जीवन की शुरुआत होती है और वो पंकज के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।